जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की 7 चरणों में जो एग्जाम हुई है उसमें लगभग साइंस के 700 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आज हम पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जनरल साइंस के एनटीपीसी में 700 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें टॉप 100 प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारों का टिमटिमाना जो प्रकाशीय घटना होती है वो इसी कारण होती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार या बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार के लिए या बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत रोग विशेषज्ञों के द्वारा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कोयले के बारे में, जिसमें पीट, लिग्नाइट और बिटुमेन और एंथ्रेसाइट। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेसाइट। जी हाँ दोस्तों, एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 98% तक पाई जाती है। यदि सबसे कम हम देखें तो सबसे कम होती है पीट में, उसके बाद लिग्नाइट में और उसके बाद बिटुमनस में, और सबसे ज्यादा होती है एंथ्रेसाइट में। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अंकुर। जी हाँ दोस्तों, छोटी आंत में जो अंगुली नुमा संरचना होती है उसे अंकुर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन के आविष्कार के बारे में इससे पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी धमनी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा महाधमनी, जिसे अरोटा भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अरोटा शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, महाधमनी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, वृक्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पीएच मान से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नींबू, सिरका, शराब, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 7.35 से लेकर 7.45 तक। जी हाँ दोस्तों, 7.35 to 7.45 इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 तक। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी के कारण सूजन आ जाती है और इसे गेंगा रोग भी कहा जाता है। आप सभी को पता है आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आवरण रहित बीजों के बारे में पूछा गया है। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नग्न बीजी या अनावृत बीजी। जी हाँ दोस्तों, इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम इसका सही उत्तर होगा और आप सभी को पता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाइसोसोम। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है किसी बंद होल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, किसी बंद होल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुरणन। जी हाँ दोस्तों, अनुरणन कहा जाता है, साइंस की भाषा में इसे अनुरणन कहा जाता है। किसी बंद होल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना अनुरणन कहलाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है हमारे रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में सहायक होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित है और जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि का नाम से ही आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमेरिकल टाइप में पूछा गया है 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा श्रेणी क्रम में? जी हाँ दोस्तों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का ध्यान होना चाहिए। श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला लगता है और समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला लगता है? तो श्रेणी क्रम के बारे में आपको पता है 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, क्योंकि 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो इसका सही आंसर होगा 4/4 = 1। यदि समांतर क्रम में देखें तो आपको पता है 1/r होता है, तो 1/4 ओम दे रखा है तो 4 + 4 यानी इसका सही उत्तर होगा 1/16। जी हाँ दोस्तों, यदि समानांतर क्रम में यदि पूछा जाता तो इसका सही उत्तर होगा 1/16। श्रेणी क्रम में पूछा गया है तो दोस्तों चारों प्रतिरोध को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भू आकृति विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, भू आकृति विज्ञान कहा जाता है जिसमें भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मायोपिया। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया के नाम से जाना जाता है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है ब्लैक फीवर मतलब कालाजार किसके कारण होता है? तो दोस्तों कालाजार एक कोशीय परजीवी लिस्मानिया के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, कालाजार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैक फीवर जिसे कहा जाता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों एक कोशीय परजीवी लिस्मानिया के कारण कालाजार होता है। ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही उत्तर होगा एक कोशीय परजीवी लिस्मानिया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एस्टर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो दोस्तों एस्टर का रासायनिक सूत्र होता है RCOOR। जी हाँ दोस्तों, RCOOR एस्टर का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है 1817 ईस्वी में किस रसायनज्ञ ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्त सारणी में त्रिक समूह बताया था 1817 में, किस रसायनज्ञ ने बताया था इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जर्मन वैज्ञानिक डोबेनाइरर त्रिक ने। जी हाँ दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिक डोबेनाइरर त्रिक ने सबसे पहले 3 तत्वों के त्रिक के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग औसत के बारे में उन्होंने बताया था। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक डोबेनाइरर त्रिक ने जो है त्रिक सिद्धांत के बारे में बताया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव या तरल अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मरकरी। जी हाँ दोस्तों, मरकरी इसका सही उत्तर होगा। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में होती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आने वाली ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन या बंधन सबसे अधिक होता है हीमोग्लोबिन के साथ। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, CO2 को यदि चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए तो विलयन दूधिया हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो दोस्तों यदि आपको लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला पता है तो आप लैक्टिक अम्ल में कार्बन की संख्या बता सकते हैं। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H6O3। जी हाँ दोस्तों, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है और ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन तो रिपीट होता रहता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। सबसे ज्यादा ध्वनि की स्पीड होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। जी हाँ दोस्तों, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। दोस्तों पृथ्वी पर यदि पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे भी उसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम ही होगा। द्रव्यमान समान रहता है, भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है और द्रव्यमान समान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, किलोग्राम हमेशा जो द्रव्यमान रहता है वो समान रहता है और भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, या रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर का सीधा संबंध पूछा गया है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया था। इसका सही उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके फोटोस्फीयर, जी हाँ दोस्तों फोटोस्फीयर इसका सही उत्तर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है। सूर्य की चमकीली सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसका सही उत्तर होगा फोटोस्फीयर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बॉयल का नियम। जी हाँ दोस्तों, बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यह बॉयल के नियम में बताया गया है। बॉयल के नियम से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, सेब में होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों सेब में फायर ब्लाइट ऑप्शन में दिया गया था, तो ये इसका सही उत्तर होगा। सेब में फायर ब्लाइट नामक रोग होता है, इसका सही उत्तर होगा फायर ब्लाइट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो दोस्तों ऑक्सोनोमीटर, जी हाँ दोस्तों ऑक्सोनोमीटर बोला जाता है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑक्सोनोमीटर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, पित्तरस शरीर के किस भाग से स्त्रावित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत से जो है पित्तरस स्त्रावित होता है, इसका सही उत्तर होगा यकृत। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में आप सभी को पता है, AB पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, AB पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह होता है, आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा AB पॉजिटिव। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान पूछा गया है। तो दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान 2 से 3 के बीच में होता है। जनरली ऑप्शन में 2.4 दिया हुआ रहता है, तो 2.4 इसका सही उत्तर होगा। वैसे यदि नींबू के पीएच का मान देखें, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच में। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बेस्ट क्यों है? तो दोस्तों पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इस कारण ये बेस्ट है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है, जो थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब होने के कारण इस लॉन्चिंग स्टेशन को बेस्ट माना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कई बार हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस पहले भी कर लिया है। टैक्सोनॉमी का जनक कार्लोस लीनियस, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, इसका सही उत्तर होगा। चूने के पानी का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस या अपसारी लेंस। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस या अपसारी लेंस मायोपिया के उपचार में उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमेत्रे। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने, इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमेत्रे। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सी उप धातु है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, आवर्त सारणी में उप धातु के बारे में आप सभी को जानते हो, उप धातु कौन कौन सी हैं? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी उपधातु हैं। इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना था कि कौन सी उपधातु है। इनमें से कोई सा भी आपको दिख जाए वो सभी उपधातु हैं। इनके अलावा सारी धातु अधातु, केवल उपधातु ये हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी उपधातु हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों एथीन के बहुलीकरण से। जी हाँ दोस्तों, एथीन के बहुलीकरण से मिलकर बना होता है
पॉलीथीन। जी हाँ दोस्तों, पॉलीथीन के फॉर्मूले, पॉलीथीन बनाने की प्रक्रिया, ये सभी एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए गए हैं। पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों एथीन के बहुलीकरण से मिलकर बना होता है पॉलीथीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है मेरुरज्जु किससे जुड़ा रहता है? तो दोस्तों ये सीधा ब्रेन से जुड़ा रहता है मेरुरज्जु, इसका सही उत्तर होगा ब्रेन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फाइकस बेंगालेंसिस। जी हाँ दोस्तों, फाइकस बेंगालेंसिस इसका सही उत्तर होगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों फॉर्मिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, इसका सही उत्तर होगा फॉर्मिक एसिड। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो दोस्तों जाइलम। जाइलम बहुत महत्वपूर्ण, जाइलम और फाइलम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा जाइलम। जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से पत्तियों में जल को पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, जड़ से पत्तियों में जल को पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कितने सेंटीग्रेड तापमान पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो दोस्तों यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में यदि वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है भोजन के पाचन में कौन सी ग्रंथियां सहायक होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लार ग्रंथियां। जी हाँ दोस्तों, लार ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो दोस्तों विक्रम साराभाई। जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड आरआरबी एनटीपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मुस्का डोमेस्टिका। जी हाँ दोस्तों, मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संवेग का फॉर्मूला पूछा गया है। तो दोस्तों संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान इंटू वेग को जो है संवेग कहा जाता है, आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जड़त्व का नियम। जी हाँ दोस्तों, जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो दोस्तों तृतीय पोषण स्तर पर होता है द्वितीय उपभोक्ता। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषण पर स्तर होता है। दोस्तों मांसाहारी जो कि द्वितीय पोषण स्तर का उपयोग करते हैं उन्हें तृतीय पोषण स्तर कहते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर का उपयोग करते हैं और उन्हें द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ये टॉपिक कंफ्यूज करने वाला है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो कि द्वितीय पोषण स्तर का उपयोग करते हैं उन्हें तृतीय पोषण स्तर कहते हैं, और ये मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी की यदि हम बात करें तो प्रथम पोषण स्तर का उपयोग करते हैं जिन्हें द्वितीय पोषण स्तर कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं राइबोसोम, इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो दोस्तों लिटमस के बारे में आप सभी ने सुना होगा लाइकेन। जी हाँ दोस्तों, लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है लिटमस, इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर से बहुत उच्च तापमान को मापा जाता है। जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो उसको पायरोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में पहला और अंतिम कलर कौन सा है? तो दोस्तों विबग्योर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। विबग्योर में यदि देखें तो पहला हो गया वॉयलेट और लास्ट में होता है रेड। विबग्योर की यदि देखें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जी हाँ दोस्तों, पहले और लास्ट के यदि पूछा जाए पहला तो हो जाएगा वॉयलेट और लास्ट वाला हो जाएगा रेड। दोस्तों विबग्योर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश का अपवर्तन किसके टकराने से होता है? तो दोस्तों प्रकाश के घनत्व। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को ध्रुव या पोल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो दोस्तों यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल का टाइप का पुष्प है फूल गोभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है केल्विन में यदि पूछा जाए? तो दोस्तों 273.15। जी हाँ दोस्तों, 273.15 केल्विन। जी हाँ दोस्तों, 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? दोस्तों हमने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चनों में भी इसको डिस्कस किया था, जॉब हर्स्टेन। जी हाँ दोस्तों, जॉब हर्स्टेन 1994 में वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्वपोषी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। आप सभी को पता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? तो दोस्तों यदि इनको हम देखें तो इनका परमाणु क्रमांक 17 और 17 होता है क्लोरीन का। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन इसका सही उत्तर होगा। 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द्विविखंडन। जी हाँ दोस्तों, इसे द्विविखंडन कहा जाता है। जब एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे द्विविखंडन के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? तो दोस्तों विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का जमता है। तो दोस्तों विटामिन के बहुत जरूरी है रक्त का थक्का जमाने के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों मोल इसका सही उत्तर होगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है मोल। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो दोस्तों 48 ग्राम पर मोल। जी हाँ दोस्तों, 48 ग्राम पर मोल इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को। आप सभी को पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत सुरक्षा करती है? तो दोस्तों ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में आपको पता है, पराबैंगनी किरणों से अपनी ओजोन परत जो है अपनी सुरक्षा करती है। इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम होते हैं? तो दोस्तों 18 इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में बदल जाता है? तो दोस्तों एटीपी में। जी हाँ दोस्तों, श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज उस समय ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो एटीपी में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसका सही उत्तर होगा एटीपी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो दोस्तों गगनयान इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया है, मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, जापान की मीनावाटा आपदा किस धातु के प्रदूषण के कारण हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा Hg की जो है प्रदूषण के कारण जापान की मीनावाटा आपदा की घटना हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, विद्युत जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो दोस्तों प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जॉन डाल्टन ने। जी हाँ दोस्तों, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के सिद्धांत के बारे में बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, बायोगैस में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेथेन। जी हाँ दोस्तों, मेथेन बायोगैस में सर्वाधिक होती है, इसका सही उत्तर होगा मेथेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया? तो दोस्तों जे थॉमसन को दिया गया है 1906 में। जी हाँ दोस्तों, 1906 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है जे थॉमसन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत विभव को वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है। चूने के पानी में मिलाने पर वह दूधिया क्यों जाता है? तो दोस्तों अभी हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। जी हाँ दोस्तों, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वह दूधिया हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर होगा। सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केपलर ने। जी हाँ दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया, ग्रहों की गति के नियम इन्होंने दिए। केपलर के नियमों से संबंधित एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 93 क्वेश्चन है, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण जो है वो काली हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट या भारी जल। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर भारी जल इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में भारी जल दिया हुआ रहता है D2O, ग्रेफाइट भी इसका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन किस रूप में संचित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दोस्तों लंबाई की। जी हाँ दोस्तों, लंबाई की इकाई होती है। लंबाई को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 0। जी हाँ दोस्तों, 0 होती है प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आरआरबी एंड टीपीसी जो कि 7 चरणों में हुई है, उसमें जनरल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हमने अभी टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम शेष बचे हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।